हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं शर्करा और दूसरी होती हैं अशर्करा। शर्करा क्या होती हैं? शर्करा स्वाद में मीठी होती हैं और अशर्करा स्वादहीन होती हैं। जो शर्करा होती हैं वो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं और अशर्करा कैसी होती हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होती हैं। और जो शर्करा होती हैं वो जल में विलय होती हैं, जबकि जो अशर्कराएं हैं वे कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। और जो शर्कराएं हैं उनको हमने दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। उसी प्रकार से अशर्करा को हमने एक भाग में बांटा था, वो था पॉलीसेकेराइड। अब जो मोनोसेकेराइड है और ओलिगोसेकेराइड है उसका अध्ययन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे किसका? पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हम पॉलीसेकेराइड, यानी कि इसमें हम अशर्कराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अशर्करा। अशर्करा ये अक्रिस्टलीय ठोस होती हैं तथा ये जल में अविलय यानी कि ये जल में नहीं घुलती हैं एवं कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं तथा शर्करा स्वादहीन होती हैं। अब जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं उन सभी को अशर्करा में शामिल किया गया है। हमने कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? वो थे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पोलोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या थे? जो एक प्रकार की इकाई से बने होते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं? जो 2 से लेकर 10 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? जो n इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड। जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं सभी क्या हैं? अशर्करा हैं। अब हम अशर्करा के बारे में पढ़ें या पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ें, बात एक ही है। तो अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। ये बात हमने पहले ही कह दी है कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं जिनका अणुभार बहुत अधिक होता है। अब आपने नाम सुना होगा बहुलक। बहुलक नाम क्या होता है कि जब छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं तो उस बड़ी इकाई को हम कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बड़ी इकाई को बहुलक कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर n इकाई, n क्या है? संख्या है जो कि 10 से ज्यादा है। n क्या है? इकाई है जो कि 10 से क्या है? ज्यादा है। तो हम n इकाई यदि हम मोनोसेकेराइड की लें, यदि हम n इकाई मोनोसेकेराइड की लें और वे आपस में जुड़ जाएं, आपस में जुड़कर ये छोटे छोटे अणु हैं। मोनोसेकेराइड क्या है? छोटे छोटे अणु हैं। हमने n छोटे छोटे अणु लेकर एक बड़ा अणु बनाया है मोनोसेकेराइड का। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम पॉलीसेकेराइड। क्या बोलेंगे? उसे ही हम पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। अब यदि हम इसका जल अपघटन करवाएं तो ये कितने क्या करेंगे? ये n इकाइयां हैं, ये n भागों में टूट जाएंगी। जैसे कि मान लो NH2O अणु हैं, वो मिलकर एक H2ON बनाते हैं। तो यदि हम इसका उल्टा करें तो क्या होगा? ये NH2 बना देंगे। तो उसी प्रकार से n मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर क्या बना रही हैं? एक पॉलीसेकेराइड बना रही हैं। और यदि पॉलीसेकेराइड का हम अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो वो n मोनोसेकेराइड इकाइयां देते हैं। तो अब आपके समझ में आ गई होगी ये बात अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पॉलीसेकेराइड ये मोनोसेकेराइड इकाइयों के बहुलक होते हैं जिनका अब अणुभार बहुत अधिक होता है। पॉलीसेकेराइड जल अपघटित होने पर n मोनोसेकेराइड इकाइयां देते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि ये n मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए हैं। अब जो पॉलीसेकेराइड हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो है साधारण पॉलीसेकेराइड और दूसरे हैं जटिल पॉलीसेकेराइड। जो साधारण पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन।
और जो जटिल पॉलीसेकेराइड है वो है पैक्टिन, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे कि किस किस में कितने कितने ये पाए जाते हैं। अब जो स्टार्च होता है, स्टार्च का निर्माण अल्फा ग्लूकोज से होता है। किससे होता है? अल्फा ग्लूकोज। यदि अल्फा ग्लूकोज की n इकाइयाँ ले ली जाएं, कितनी? n यूनिट या n इकाई अल्फा ग्लूकोज की आपस में मिला दी जाए तो उनसे किसका निर्माण होगा? स्टार्च का निर्माण होगा। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड होता है। तो ग्लूकोज की इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाएंगी? स्टार्च बनाएंगी। और स्टार्च किन किन में पाया जाता है? देखिए, स्टार्च आलू में पाया जाएगा 15 से 20% तक। आलू में जो स्टार्च की मात्रा है वो कितनी है? 15 से 20%। गेहूं में स्टार्च पाया जाता है 60 से 70%। मक्का में पाया जाता है 65 से 70% और चावल में पाया जाता है 70 से 80%। तो इसीलिए कहते हैं हम कि चावल, मक्का, गेहूं कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं और सब्जियों में आलू कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत है। अब जो स्टार्च होता है वो पौधों में संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं लिखनी, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ही लिखना है। आपको एडिंग डालनी है, बी एसरकरा, और एसरकरा की जो परिभाषा लिखी हुई है वो लिखनी है आपको। उसके बाद में ये लिखना है सभी पॉलीसेकेराइड एसरकरा में शामिल किए गए हैं। उसके बाद जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको वैसे लिखना है। एक्स्ट्रा जो बोर्ड पर लिखा जाता है वो आपको नहीं लिखना है, वो आपको समझाने के लिए लिखा जाता है। आपको जो सिर्फ बोर्ड पर लिखा हुआ है वो ही लिखना होता है। आगे देखिए, दूसरा है सेलुलोज। सेलुलोज का निर्माण बीटा ग्लूकोज से होता है। किससे होता है? बीटा ग्लूकोज की n इकाइयों से होता है। और जो सेलुलोज है वो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सन, पटसन व कपास के जो रेशे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें सेलुलोज पाया जाता है। अब कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो सन, पटसन, कपास में ये है 97 से 98% तक पाया जाता है। अब जो अनाज होता है वह भूसे होते हैं। जो भूसा होता है उसमें ये 30 से 43% तक पाया जाता है। क्या? सेलुलोज। तो ये हो गए 2 सेलुलोज। अगला देखते हैं हम ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन है वो भी एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अब जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है, जंतुओं का जो शरीर होता है, जंतुओं के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि ग्लूकोज होता है, उसका संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। ध्यान रखना है आपको, ग्लूकोज का संचय किसके रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय किसके रूप में किया जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में किया जाएगा। यानी कि जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय किया जाता है। वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का शरीर में संचय या संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। अब आगे हमने पढ़ा था अभी कि जो स्टार्च है वो जंतुओं में स्टार्च पादपों में संचित भोजन होता है और ग्लाइकोजन जंतुओं में संचित भोजन होता है। तो जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्च क्या है? संचित भोजन है। किसमें? पौधों में। और जो जंतु हैं उनमें संचित भोजन क्या है? उनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन है। इसलिए ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च कह दिया जाता है। और जब आवश्यकता पड़ती है या भूख लगती है तो संचित भोजन या संचित ग्लाइकोजन जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, और आवश्यकता पड़ने या भूख लगने पर संचित ग्लाइकोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं चौथा नंबर पर दिया हुआ है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज के बारे में क्या दिया हुआ है कि ये पौधों की भित्ति में लिग्निन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? पौधों की भित्तियों में पाया जाएगा। किसके रूप में? लिग्निन के रूप में, संचित रूप में, लिग्निन के साथ संयुक्त रूप में। हेमीसेलुलोज पौधों की भित्ति में लिग्निन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। अब आता है लिग्निन। तो लिग्निन क्या होता है? यह भी पौधों के रेशेदार भागों में सेलुलोज के साथ मिश्रित रूप से पाया जाता है। अगला है पैक्टिन। यह फलों में पाया जाता है तथा उनको संरक्षित रखता है, यानी कि फलों को यह टूटने नहीं देता है। तो ये हो गए हमारे क्या? ग्लूकोज। अब ये हो गए कार्बोहाइड्रेट।
अब आपको ये बोर्ड का जो जितना भी लिखा हुआ है सारा का सारा नोट्स में उतार देना है। अब आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ महत्व। तो आइए अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या क्या कार्य हैं? यह शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं। दूसरा देखिए, यह पौधों में स्टार्च व जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जो हमने अभी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट पौधों में किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तीसरा देखिए, ये पादपों में कंकाल का निर्माण करते हैं। चौथा है, पादपों की सेलवाल यानी कि कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ कार्य हो गए जो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। इसके बाद में आएगा, हम पढ़ेंगे प्रोटीन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप एक बार कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में पढ़ेगा प्रोटीन, देखेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।